जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों अपने तैयारी को बहुत बेहतरीन ले जा रहे होंगे, क्योंकि यूपी पुलिस एक बार जब आपने दोबारा आपको मौका मिल रहा है तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है। दोस्तों आज हम लोग जीके जिसके टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी जीके के हम लोग अलग क्वेश्चन करते हैं ताकि यूपी जीके जो हम लोग कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर यूपी जीके के और प्लस ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग जीके जिसके करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो अभी हाल ही में आपका एग्जाम हुआ, उसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन तैयार किया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य होता है। देखिए, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। अगर मैं सिक्किम की, और ये कब घोषित हुआ, अगर घोषित की बात करते हैं 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया कि सिक्किम जो है वो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, अगर मैं सिक्किम की बात करता हूं तो आप इस तरीके से देखते हैं सिक्किम। ठीक है, इधर आपका कौन सा, इधर आपका नेपाल देखने को मिलता है, आपको नेपाल। इधर आपका कौन सा देखने को मिलता है, भूटान देखने को मिलता है, और ऊपर चीन। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, सिक्किम। 3 देशों से घिरा और 3 तरफ से घिरा है तो त्रिपुरा। हालांकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, लेकिन 3 राज्यों से कौन सा, 3 देशों से कौन सा घिरा है, तो क्या बोलेंगे, सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। और सिक्किम से एकमात्र राज्य जो अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा, असम। असम जो है एकमात्र राज्य है जो सीमा साझा करता है, सिक्किम, असम। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे ज्यादा सीमा लगती है असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उधार ब्याज दर निम्नलिखित में से कौन तय करता है। अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूं, प्रधान उधार जो दर है वो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, क्या बोलते हैं, आरबीआई की एक समिति होती है, मौद्रिक नीति समिति तय करती है। ठीक है, अगर मौद्रिक नीति समिति की बात करता हूं, इसमें 7 सदस्य, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा है कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, 7 सदस्य होते हैं। और इनका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष की बात करता है जो आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ऑप्शन आपको प्रधानमंत्री दे देगा या राष्ट्रपति दे देगा, तो वो आपको नहीं लगाना है। इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे, आरबीआई का गवर्नर ही इसका अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपको पता होगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट पर, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताएंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, बुध हो जाएगा। बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। सूर्य के सबसे निकट व सबसे हल्का ग्रह भी, सबसे निकट भी है, क्या है, सबसे निकट भी है। अगर मैं दूरी के क्रम में बताता हूं तो सबसे पहले आता है बुध। दूरी तो सबसे पहले क्या है, बुध है। बुध के बाद आपका शुक्र पड़ता है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी पड़ती है। सूर्य से दूरी की मैं बात करता हूँ, पृथ्वी पड़ती है। पृथ्वी के बाद कौन सा पड़ता है, मंगल पड़ता है। ठीक है, इसी क्रम में आपको याद रखना। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। टोडा जनजाति कहाँ रहती है, टोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा पर पूछा है टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर देखने को मिलती है टोडा जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे। अच्छा, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर अगर आपसे पूछा, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा, क्या हो, दोदा बेटा जो है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना है। ठीक है, और नीलगिरी के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों आकर कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी श्रेणी पर ही मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी श्रेणी पर ही आकर मिलते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, जलभराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है। देखो, जल भराव की आवश्यकता किसके, देखो कॉफ़ी तो इसमें होगा नहीं, चाय भी नहीं होगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भाई ढाल नुमा, ताकि इनमें पानी ना रुक सके। राइट आंसर चावल होगा। चावल आपने, अगर आप किसान से रिलेटेड ज़्यादातर लोग हैं तो वर्षा वाले, जब वर्षा के दिन होते हैं तब धान की खेती की जाती है, और धान में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो जल भराव के लिए होता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित की गई थी। अगर मैं बोकारो और भिलाई की बात करता हूँ, राइट आंसर क्या होगा, सोवियत संघ, यानी कि जिसे वर्तमान में आप रूस बोल सकते हैं, इसके सहयोग से शुरू की गई थी। याद रखेंगे। ठीक है, भिलाई की अगर मैं बात करता हूँ, भिलाई की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1955 में मध्य प्रदेश के दुर्ग, वर्तमान छत्तीसगढ़, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 1955 ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है वर्तमान। पहले ये मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। याद रखें भिलाई। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर बोकारो झारखंड में है, कहाँ पर है, झारखंड में। कब, अगर इसकी बात करते हैं, ये 1964 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में और बोकारो झारखंड में, सोवियत संघ। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। कहाँ पर होगी? जहाँ पर वर्षा दोस्तों ज़्यादा होगी। अब इन क्षेत्रों में आपको बताना कि वर्षा ज़्यादातर कहाँ पर होती है। इन क्षेत्रों के अगर अनुसार मैं बात करता हूँ तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आपने पढ़ा होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर आपको मानितराम देखने को मिलता है। कौन सा? मानितराम देखने को मिलता है, मानितराम। जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर कहाँ? यहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं। हालांकि वर्षावनों की बात करते हैं, पश्चिमी घाट में भी वर्षावन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, क्योंकि यहाँ पर भी मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है? पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में आता है। जैसे केरल वाले क्षेत्र में बोल सकते हैं, केरल वाले क्षेत्र में सबसे पहले मानसून आता है, सर्वाधिक वर्षा इधर भी वर्षा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है? वर्षावन यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आप सुंदरवन डेल्टा में जाएंगे, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? अगर आप जैव विविधता कम करना चाहें, हालांकि जैव विविधता कोई कम नहीं करना चाहता, लेकिन बिलायती बबूल यानी कि प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बोलेंगे मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और इसकी हत्या कर दी थी इसके सेनापति था। इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग नाम था इसका, पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था, शुंग। और इसने मौर्य साम्राज्य के बाद इसीलिए शुंग वंश की स्थापना होती। कौन सा वंश आता था? शुंग वंश आया है। तो इसकी हत्या, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का अगर मैं संस्थापक की बात करता हूं तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य कई बार एग्जाम में आता किस धर्म से संबंधित था? तो क्या बोलेंगे? जैन धर्म से संबंधित था। किस धर्म से संबंधित था दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित था। याद रखेंगे। नेक्स्ट ये लीजिए, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? कौशल और मध्य के जो मगध था, इनके संबंध में, इनके मतलब मध्य संघर्ष किसके समय में? तो मगध महाजनपदों के बीच हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। इसके समय में क्या हुआ? ये मगध और कौशल के बीच प्रारंभ हो गया था युद्ध, मतलब संघर्ष प्रारंभ हो गया था। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, कौन मुगल शासक आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है मुगल सम्राट। बताएंगे कौन था जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर की अगर बात करता हूं तो मुगल सम्राट औरंगजेब। कई बार एग्जाम में औरंगजेब का कार्यकाल पूछा गया। तो इसका शुरुआत 1658 में हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी मृत्यु बहुत पूछी जाती है, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, पतन होना शुरू हो गया था। 1707 आपको याद रखना है, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। क्लियर है? चलिए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस का भारत में अंतिम रूप से पराजित? देखो, अगर आप भारत में जो युद्ध हुए अंग्रेजों और फ्रांस के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, अगर मैं युद्धों की बात करता हूं तो 3 युद्ध आपको देखने को मिलते हैं फ्रांसीसियों के बीच। फ्रांसीसियों के जो बीच युद्ध हुए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग जो युद्ध हुए 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। ठीक है, इनको कहते हैं, इनका नाम मैं भूल गया हूँ, इनको क्या कहते हैं अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ। फिलहाल आंग्ल फ्रांसीसी विवाद, ऐसे कुछ, मैं माफ़ी चाहूँगा इसमें, मैं भूल रहा हूँ उनको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनके जो मध्य युद्ध हुए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फिलहाल इसमें वांडीवास का युद्ध हुआ था, एक वांडीवास का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये 1760 में हुआ था, 1760 में। और कई बार एग्जाम में इसके नेतृत्व पूछा जाता था। जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? आयरकूट, सर आयरकूट ने नेतृत्व किया था। ठीक है, सर आयरकूट ने नेतृत्व किया था। और इसी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की क्या हो गई थी? पराजय हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा वांडीवास का युद्ध। ठीक है, हाँ, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। याद आ गया मुझे, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ था। और इसी के युद्ध में 1760 में, एक बीच में 1760 में युद्ध हुआ, जिसे वांडीवास का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुए उन्हें आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद है। प्लासी के तो 1757 में हुआ, 23 जून 1757। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं।
मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मालाबार में मोपला विद्रोह की अगर बात करते हैं, ये एक किसान विद्रोह था। कई बार एग्जाम में पूछता है ये कैसे किसान विद्रोह था, कैसा विद्रोह था? किसान विद्रोह था, और ये हुआ था 20 अगस्त 1921। आपको अगस्त नहीं याद रखना, 1921 याद रखना है, याद रखेंगे, ठीक है। मोपला विद्रोह अब केरल वाले क्षेत्र में हुआ था। ये मालाबार, मालाबार कहाँ पर तट है? ये केरल वाले क्षेत्र में है ना, तो वहीं पर हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? आपको बताना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना। हिंदुस्तान एचआरए से बोलते थे, क्या बोलते थे? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई, 1924 में हुई। अब आपने काकोरी कांड पढ़ा होगा। 1925 में क्या होता है? काकोरी कांड होता है। 1925 में क्या होता है? काकोरी कांड होता है। 1925 में जब काकोरी कांड हुआ तो उसमें क्या हुआ, बहुत से इसमें जो एचआरए के बहुत से सदस्य थे, इनको क्या हुआ, गिरफ्तार हो गए। उनमें क्या हुआ, गिरफ्तार हो गए। तो फिर क्या हुआ, एचआरए का ही नाम बदलकर, मतलब जो नए सदस्य हुए उनको जोड़कर एचआरएसए बना। क्या बना? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आर्मी एसोसिएशन, HSRA बना, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसका जो गठन हुआ वो 1928 में हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, फिर बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में किया। और इसका जो गठन किया था, हालांकि इसमें बहुत से सदस्य थे, लेकिन जो मेन नाम आपको याद रखना है वो सचिंद्रनाथ सान्याल का याद रखना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर? ये फिरोज शाह कोटला के मैदान में, कई बार एग्जाम में आता। कहाँ पर हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुई थी, HSRA की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है? देखो, संविधान, अगर मैं प्रस्तावना की बात करता हूँ, प्रस्तावना को पता है कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा आपको याद रखना, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था, एक ही बार। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या बोले गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अगर आपने अनुच्छेद 75 का 3 पढ़ा है, 75 का सब क्लॉज 3, हालांकि आपको इतना नहीं याद रखना है, 75 ही याद रखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 75 के 3 में बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से, किसमें? 2 बातें हैं, मैं आपको पूरी बातें, एक होता है मंत्रिपरिषद, अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करता हूँ, मंत्रिपरिषद की बात करता हूँ, एक होता है सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से मतलब सब मिलकर सामूहिक रूप से, एक होता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से। अगर सामूहिक रूप से पूछा जाता है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो आप क्या बोलेंगे? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन इसमें पूछा गया है सामूहिक रूप से, तो आप क्या बोलेंगे? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो किसके प्रति? मंत्रिपरिषद, यहाँ पर इसको लगाएं, लोकसभा के प्रति होती है, ठीक है। किसके? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा। इसमें फिलहाल जोड़ा नहीं, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या बताना। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? पहला लोकायुक्त जो था वो किस राज्य में नियुक्त हुआ था? 1971 में पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था, याद रखेंगे। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? देखो, तापमान की बात करता हूँ, जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन जो हो रहा है,
यानी जिससे जलवायु परिवर्तन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। एक राष्ट्रीय सम्मेलन लाया गया था, ये और राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ लाया गया था अगर ये पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि क्योटो में। पृथ्वी के बढ़ते तापमान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्योटो, ये जापान का शहर है। कहाँ पर पड़ता है, जापान का शहर है, याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल सीधा एग्जाम में आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो कब हुआ, 2005 में लागू हुआ था। कब, 2005 में लागू हुआ था, याद रखेंगे। इसमें ग्रीन हाउस गैसें जो थी, 6 ग्रीन हाउस गैसें को रखा। कितनी ग्रीन हाउस गैसें थी, तो 6 ग्रीन हाउस गैसें थी, याद रखेंगे। कितनी, 6 ग्रीन हाउस गैसें थी, ये भी बात आपको याद रखना है। राइट आंसर बिल्कुल उत्तर बी होगा, लागू 2005 में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान की आत्मा क्या है। देखो संविधान की आत्मा वैसे प्रस्तावना को माना गया है, लेकिन मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32, उसको B.R. अम्बेडकर ने, किसने, B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा माना है, तो अनुच्छेद 32 को माना। लेकिन अगर सीधा आपके एग्जाम में पूछा संविधान की आत्मा कौन है तो क्या बोलेंगे, प्रस्तावना ही आपको बोले हैं। राज्य के नीति निर्देशों की तत्वों की अगर मैं बात करता हूँ, भाग करता है तो भाग 4 है। बहुत टफ क्वेश्चन अब की बार यूपी पुलिस जीएस में नहीं पूछे गए, यही बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे और इसका अगर अनुच्छेद पूछता तो अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। अब पहली बात आपको संप्रभु पता होना चाहिए, प्रभुत्व संपन्न, अपने समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि संप्रभु क्या होता है, संप्रभु वही होता है, यानी कि कोई देश संप्रभु तभी माना जाएगा जब वो आंतरिक और बाह्य निर्णय अपने आप ले ले। हालांकि कानून संप्रभु है, इसका अर्थ जो है जॉन ऑस्टिन का कथन है। किसका है, जॉन ऑस्टिन का कथन है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये गोल थे, तो कितने गोल थे अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए तो 17। कितने गोल थे, 17 गोल थे, ये भी बात आपको याद रखना। सतत विकास के कितने गोल थे, तो 17 लक्ष्य रखे गए थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। और सतत विकास का सिद्धांत ब्रिटलैंड आयोग ने प्रतिपादित किया था। किसने, ब्रिटलैंड आयोग ने प्रतिपादित किया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आय की अगर मैं गणना की बात करें, देखो ये दो आपको मिले हैं, ये कन्फ्यूजन आपको कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अगर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात करता है, केंद्रीय संख्याकी संगठन, भारतीय नहीं बल्कि केंद्रीय संख्याकी संगठन, इसको इंग्लिश में आप CSO बोल सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय संख्याकी संगठन करते हैं। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी, याद रखेंगे, 2 मई 1951 में हुई थी, 51 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी बात है। केंद्रीय संख्याकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखेंगे, जो आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना अगर पूछे तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने, दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई, पहली बार प्रारंभ हुई थी कागजी मुद्रा। तो भारत में कागजी मुद्रा की बात करता हूँ तो क्या बोलेंगे, 1861 में। कब दोस्तों, 1861 में पहली बार कागजी मुद्रा की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। रेपो रेट क्या है, देखो 2 प्रकार की होती है, एक आता है रेपो रेट, एक आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट सीधा आपको याद रखना, रेपो रेट दर क्या होती है, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वो अगर RBI से, समझो वाणिज्यिक बैंकें RBI से अगर कर्जा ले रही हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से, वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं तो क्या हो, रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है तो रिजर्व बैंक से, अगर रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक अगर बैंकों से पैसा मांगता है तो वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। फिलहाल आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडेक्स फंड क्या है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इंडेक्स फंड क्या है। तो अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करता हूं, इंडेक्स फंड क्या है, तो इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड है। क्या है, एक म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक में निवेश करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, जो स्टॉक में निवेश करता है उसे ही इंडेक्स फंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, पेगासस क्या है। पेगासस क्या है, एक मालवेयर है। मालवेयर क्या है बोलेंगे, एक क्या है, एक जासूसी यंत्र है। क्या बोलते हैं, जासूसी यंत्र, लोगों को फोन के माध्यम से जासूसी करता है, पेगासस मालवेयर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। देखो दक्षिण अफ्रीका की 2-3 राजधानी है, एक वाणिज्यिक है, एक इसकी राजनीतिक है। इसी तरीके से फिलहाल आपको याद रखना है, अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करता हूँ, केप टाउन जो इंपॉर्टेंट है, केप टाउन पड़ती है, याद रखें, केप टाउन इसकी राजधानी है। ये किसी जो इसकी ये कैसी, ये विधायी राजधानी है। कैसी राजधानी, ये विधायी राजधानी है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रशासनिक राजधानी की बात करता हूँ, कैसी, प्रशासनिक राजधानी की बात करता हूँ तो प्रशासनिक इसकी राजधानी जो हो जाएगी प्रिटोरिया।
प्रिटोरिया। हालांकि ये जितने भी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन आपको कभी भी ऑप्शन जो है वो सभी नहीं देगा। अगर न्यायिक की राजधानी की बात करता है, न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो न्यायिक राजधानी इसकी ब्लामफोर्टेन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ब्लामफोर्टेन, ब्लामफोंटेन, ये इसकी क्या है, ये न्यायिक राजधानी है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 केप टाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो था इसने बिटकॉइन को सबसे पहले लीगल करेंसी माना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, किन राज्यों ने धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो अगर मैं बात करता हूँ उच्च न्यायालयों में जो कार्रवाई हिंदी के माध्यम से चलेगा 348(2) के माध्यम से, वो उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान शामिल है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएंगे। लगातार मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता रहूँगा जो यूपी पुलिस के लिए है। और यूपी जीके के हम लोग अलग से क्वेश्चन करते हैं, तो वही अगर 6-7 क्वेश्चन यूपी जीके के आएंगे तो उसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। हालांकि मैंने बहुत बेहतरीन से तरीके से ये प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश की है ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन बेहतरीन मिल सके सभी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।